चलिए लास्ट टाइम कहाँ तक पहुँचे थे? आई थिंक मोमेंटम हम लोग ने देखा था, है ना? हाँ, वो उसके चेंज इन मोमेंटम के केस 4 देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब हमें एक्चुअल में न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखना है। रुको, अब एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें देखने का है अभी फिलहाल। पिछली बार हम लोग ने ये टाइटल चालू कर दिए थे और उसमें एक जो टर्मिनोलॉजी है मोमेंटम जो इस्तेमाल होने वाली है और चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट जो कैलकुलेशन में बहुत बार यूज़ होने वाला है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका हम लोग ने आइडिया देखा। अब उसी से रिलेटेड हम देख रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहा जाता है लॉज ऑफ मोशन में, और भर भर के इसके पर क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग टाइप के। तो ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, इसी को हमको सबसे ज़्यादा डिटेल में देखना है। क्या कहता है ये लॉ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a particle is directly proportional to external force applied on it, directly proportional to external force applied on it, यानी कि that is dp, या फिर उसको ये तो डेरिवेटिव्स में हो जाएगा, that is delta p upon delta t is directly proportional to f, और f is directly proportional to delta p upon delta t. Okay, therefore f is equals to k delta p upon delta t. ठीक है, ये हमारे पास पहला बेसिक इक्वेशन आया, पहला f is equals to k delta p upon delta t. अब बेटा यहां पर delta p stands for change in momentum upon डेल्टा टी स्टैंड फॉर चेंज इन टाइम, और ये के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, इस चीज को समझते हैं हम लोग कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज करना है, मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है? एक तो मास चेंज करो या फिर वेलोसिटी चेंज करो। अब वेलोसिटी जब वर्ड आ गया तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती? एक तो वैल्यू चेंज करो या फिर डायरेक्शन चेंज करो। अगर इनमें से कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना तेजी से मोमेंटम चेंज होगा उतना तेजी से क्या करना, उतना ज्यादा क्या करेगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो कि अगर मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, चेयर है, बताओ पास करो, अगर ये चेयर रेस्ट में है, मैं बोलूंगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। मुझे इसको मोशन में लाना है, उसको फाइनल वेलोसिटी देना है समवॉट अराउंड 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी इतनी वेलोसिटी देना है। मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा और मैं धीरे से उसको खींचूंगा और उसकी स्पीड बढ़ाते जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद देखा मैंने उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, और आपने देखा मैंने फोर्स लगाया, बहुत आराम से फोर्स लगाया। वहीं अगर सपोज करो मुझे इसका मोमेंटम बढ़ाना है, यानी स्पीड बढ़ा के मोमेंटम बढ़ाना है, इसकी स्पीड कितनी, इनिशियल स्पीड कितनी है? 0।
अब इसकी स्पीड को चेंज करना है टू 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड को चेंज करना है टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो उससे क्या चेंज हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही, वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा, मोमेंटम। अब उतनी देर में, जितनी देर में वो यहाँ से आया था और उसकी स्पीड कितनी बड़ी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, अब कितनी करने का है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जोर से फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मोमेंटम अगर मुझे बढ़ाना है कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ा, फोर्स ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। जितना ज़्यादा आप मोमेंटम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स लगेगा उसको बढ़ाने के लिए, है ना। ये बात हुई यहाँ पे। फिर यहाँ चलो देखो, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आई। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 लिया गया। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प बात है, इसको 1 क्यों लिया गया, है ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को 1 क्यों लिया गया, क्योंकि ये जो फोर्स, ये जो लॉ हम लोग ने स्टडी कर रहे थे, ये उस वक्त की बात है जब ये फोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, फोर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब जब ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जो शुरुआत में आने वाली चीज़ें होती है उसी को हम लोग आइडियल मान के चलते हैं और सब कुछ उसी के हिसाब से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, इंडिया में आप ज़्यादातर सामान जो है 1 किलो के हिसाब से खरीदते हैं, किलोग्राम्स के हिसाब से। शक्कर 1 किलो, चावल 1 किलो, है ना। वहीं अमेरिका उस साइड में चला जाएगा तो वो किलो का नहीं है, पाउंड्स का सिस्टम है ना। वहाँ पर 2 किलो 3 किलो नहीं चलेगा, वहाँ पाउंड्स चलेगा। हालांकि अब तो हम इंटरनेशनली इतना कनेक्ट हो चुके हैं कि तकरीबन ये सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, मगर फिर भी इंडिया में ज़्यादा ट्रेंड किसका है, 1 किलो का है। आप एकदम पुराने ज़माने में जाओ, एकदम पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम जब हुआ करता था, है ना। मान लो आप गेहूं की फसल उगा रहे हो, अब उसके बदले आपको कुछ और चीज़ होना, जैसे चावल होना। तो पहले ज़माने में क्या करते थे, एक हाथ में थोड़ा चावल, हाँ ये बराबर हो गया, है ना, बराबर है, ये लो गेहूँ, है ना, ये चावल मैं रख रहा करके। या फिर एक तरीका हुआ करता था, शेर बोलते थे इसको, एक डब्बा रहता था, है ना, वो जितना डब्बा में गेहूँ आपने डाल के उतना डब्बा फिर आप चावल ले लिए जाते थे। उस टाइम काउंटिंग सिस्टम नहीं आया था, नंबर्स नहीं आए थे, है कि नहीं। फिर जन्म आया कि यार ये डब्बे वब्बे का नहीं करते, कुछ वैल्यूज असाइन करेंगे अपन। तो उन्होंने एक क्वांटिटी ले लिए। मान लो कोई जो एक शेर बोलते हैं ना, आप जो शेर बोलते हैं अक्सर, तो एक शेर में देखते हैं कि अच्छा इसमें कितना चावल आ रहा है, कितना गेहूँ आ रहा है, जितना भी आ रहा। हम लोग हर चीज़ का सिस्टम की शुरुआत यहीं से की है ना हम लोग ने, कि भाई आप जब काउंटिंग कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपको मेरे को गेहूँ देना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसी डब्बे में से गेहूँ निकाल रहे हो और दे रहे। तो हम लोग बोले यार ये काउंटिंग के लिए हम इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी डब्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस डब्बे को एक वैल्यू असाइन कर देंगे कि इसमें जो ये गेहूँ रहेगा वो इतनी वैल्यू का रहेगा, और इससे ज़्यादा डबल हो गया तो उसको हम लोग इतना बोलेंगे, उससे आधा हुआ तो इतना बोलेंगे। तो उन्होंने नाम दे दिया उसको 1 किलो। क्या नाम दे दिया उसको, 1 किलो नाम दे दिया। अब ये आपका शुरुआत है, इसका हम नाम देंगे 1 किलो। अब इससे अगर डबल हुआ तो उसको बोलेंगे 2 किलो, इससे ट्रिपल हुआ तो 3 किलो, इससे आधा हुआ तो आधा किलो, 1/4 रहा तो पाव किलो, है ना। तो 1 किलो की शुरुआत कैसी हुई, जो एक कॉमनली यूज किया जाता था, आपने अपने मन से असाइन किए कि इसका नाम होगा 1 किलो। तो जब ये फोर्स इसी तरह से शुरुआत हो रही थी, फोर्स की स्टडी के बारे में जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो उसका ज़्यादा डिटेल नॉलेज उस वक्त था नहीं। तो उसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोले अब क्या नाम देते, तो बोले एक काम करो, यहाँ से की वैल्यू 1 दे देते। अब इसके बाद से सब अपन को अलग अलग वैल्यूज देंगे अपन करके। तो यहाँ पर उन्होंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम या वैल्यू जो है क्या दे दिया, उन्होंने 1 करके दे दिया, क्योंकि फोर्स की स्टडी की शुरुआत यहाँ से हुई थी, है ना। इसके बाद से सब कुछ स्टडी करना चालू किए थे, इसके बाद से हम लोग ने डिटेल स्टडी किए थे सब के सब। तो अब ये शुरुआत यहाँ से हुई, तो इसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पहली बार आई, तो उसको कुछ ना कुछ एक नाम देना पड़ेगा। तो क्यों ना करो बोले इसका नाम 1 दे दो, तो इसीलिए उनको नाम उन्होंने क्या दे दिया, 1। तो देखो F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये फोर्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब अगर मान लो कि अगर मास कांस्टेंट है, अगर क्या है, मास कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, m डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। और अगर सपोज करो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट,
तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, F इजिकल्स टू वी डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी। वैसे मुझे इसको प्रॉपरली एक वेक्टर फॉर्म में देना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी। और अगर सपोज करो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इस सिचुएशन में वेक्टर f इज इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। दैट इज आप फोर्स को सिंपली p का डेरिवेटिव लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर ये यूज कब होता है, जब आपका टाइम का लिमिट कैसा हो, बहुत छोटा हो, तो हम लोग डेरिवेटिव का यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर p जो रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, p जो रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। फिर इसी तरह से अगर उसमें मास कांस्टेंट निकल के आ गया, तो अगर मास कांस्टेंट निकल के आ गया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, m dv बाय dt, है ना। और अगर उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट निकल के आ गई तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v dm बाय dt। तो हम लोग ने देखा कि ये हमारे अलग अलग फॉर्म में, ये जो लॉज ऑफ मोशन का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है फोर्स का, तो हम उसको अलग अलग फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लो। कॉन्स्टेंटली लेट आ रही है लोग। चलो खोल दे बेटा दरवाजा। कहाँ, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू वेक्टर वी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। टेंड्स टू जीरो बोलते, इक्वल्स टू जीरो नहीं। ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। चलो हुआ। नोट करके हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। चलो देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप स्टडी करो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को याद करो क्या था,
इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, जैसा क्या था, सॉरी, हाँ, एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या एक्सेलरेशन? 0 है ना। हमारा ये क्या कहता है फर्स्ट लॉ कि आपका एक्सेलरेशन 0 रहेगा जब तक f क्या है? 0 है। जब f लगेगा तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, रेस्ट से वो मूव करना चालू करेगा, यूनिफॉर्म मोशन से वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, यानी उसको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो हमारा सेकंड लॉ इनडायरेक्टली फर्स्ट लॉ को ही एक्सप्लेन करता है मैथमेटिकली। जैसे कि हमने अभी देखा कि f इज इक्वल्स टू, हाँ, जैसे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आया, हम अच्छे से जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर f इज इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर a, है कि नहीं? तो अब अगर ये जो मशहूर फॉर्मूला है f इज इक्वल्स टू ma, है ना, ये यहाँ से जन्म लेता है। और हम लोग ने कहा कि अच्छा ठीक है, इस सिचुएशन के हिसाब से अगर फोर्स 0 रहा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 रहेगा। फोर्स 0 रहा तो क्या रहेगा? एक्सेलरेशन 0 रहेगा। एक्सेलरेशन 0 रहने का मतलब क्या हुआ? अगर वो पार्टिकल रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन पे ही रहेगा। तो हमारा पॉइंट यही बताता है कि भैया यहां पर अगर कोई फोर्स, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। और ये वही बात बता रहा है जो कि फर्स्ट लॉ ने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड का हो चुका होगा ना आपका?
velocity along the direction of force. तो देखो भाई, ये जो पॉइंट है ज़बरदस्त पॉइंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ने इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था उसके मोशन को समझने के लिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ मतलब क्या होगा? वेक्टर वर्ड आते से क्या होता? डायरेक्शन ध्यान में आता, तो मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड लॉ है वो। इट इज इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशन, मतलब यहां पर 3 इक्वेशन दी गई है। एक बताया गया है कि फोर्स लगा एक्स एक्सिस पे, एक बताया गया कि फोर्स लगा वाई एक्सिस पे, तीसरा बताया गया कि फोर्स लगा जेड एक्सिस पे। अगर फोर्स एक्स एक्सिस पे लगेगा तो मोमेंटम का चेंज भी एक्स एक्सिस पर ही होगा, यानी एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस पर ही होगा। अगर फोर्स वाई एक्सिस पे लगेगा तो आपका एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस पे। अब एक्सेलरेशन कैसा? स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। और अगर हमारा फोर्स जेड एक्सिस पे लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी जेड एक्सिस पे ही लगेगा। मतलब ये भैया डायरेक्शन से रिलेटेड है। जिस एक्सिस पे तुम्हारा फोर्स लग रहा है उसी एक्सिस पे वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आएंगे। अब बोले ये थोड़ा कैसे एग्जांपल के साथ समझाता हूं बेटा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन याद है? चलो थोड़ा बहुत तो याद होगा, उम्मीद करता हूं। इमेजिन करो कि हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो देखो भैया, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस और ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल और ये रही इसकी इनिशियल वेलोसिटी। चलो उसको v बोल देता हूं अभी का मैं, वैसे तो u से इंडिकेट करते हैं, अभी का v बोल देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक प्रोजेक्टाइल है, हम यहां से लॉन्च करते हैं, वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं इसको, फिर वो यहां पर जाता है, फिर ये यहां पर जाता है, फिर वो यहां पर जाता है, फिर यहां पर जाता है, फिर यहां पर जाता है, फिर यहां पर जाता है, अलग अलग पोजीशंस में जाते रहता है। मुझे बताओ लगातार उसके मोशन पे उसको कितने फोर्सेस लग रहे थे? एयर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिए थे अपन ने। लगातार जब वो मूव कर रहा था कौन से फोर्सेस लग रहे थे? एक ही था, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ एक लौता ग्रेविटेशनल फोर्स था जो उसको क्या कर रहा था, उस पर इफेक्ट कर रहा था। एयर के रेजिस्टेंस को तो हमने बोला ना निगलेक्ट करो, हवा का फ्रिक्शन, हवा का रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला था उसको नेगलेक्ट करना बोला था ना मैंने। तो अब क्या, एक ही बचा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या रहता? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होगा ना। तो चल एक काम करता हूं, मैं बोलूंगा जब वो यहां था तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इधर था, जब वो यहां था तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इधर था, जब वो यहां था ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इधर था, जब वो यहां था तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इधर था, जब वो यहां था ग्रेविटेशनल, बिल्कुल बाहर चल निकल, तो बट आधा घंटा भी बाहर। तो नीचे 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 ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, यहां ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं मैं, ये Vx और ये रहेगा आपका Vy। इसी तरह यहां पर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, है ना। इसी तरह यहां पर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, इसी तरह वेलोसिटी का तो यहां एक ही जाएगा, और यहाँ पर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, यहाँ पर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। आया ना, है कि नहीं? अच्छा एक बात बता मुझे, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा कि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी को आप दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं सिवाय ऊपर के। तो वेलोसिटी को हर एक कंपोनेंट में बांटा जा सकता है, मतलब एक वो वेलोसिटी जो उसको ऊपर ले जा रही है और एक वो वेलोसिटी जो उसको आगे लेके जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स का असर सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी पे लगा? ऊपर जाने वेलोसिटी पे भी लगा
या फिर आड़ी वाली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस पर भी लगा? सिर्फ ऊपर जाने वाली वेलोसिटी पे लगा ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब वो ऊपर जा रहा था, जैसे ये आपने जब प्रोजेक्टाइल फेंके ऐसा, वो पैराबोलिक पाथ परफॉर्म कर रहा, मैं आपसे पूछूंगा बता ये ऊपर जा रहा, आगे जा रहा, या दोनों? दोनों, ऊपर जाते जाते आगे जा रहा, ठीक है। तो जब मैं देखूंगा कि ये जब ऊपर जा रहा तो ग्रेविटी क्या कर रही, इसको नीचे खींच रही, और उसका वेलोसिटी वेक्टर जो उसको ऊपर लेके जा रहा था वो उसको क्या कर रहा, वो अपोज कर रहा। तो जब वो उसको अपोज कर रहा और ये इसको पैरेलल हुआ ना, ये ऊपर लग रहा वेलोसिटी वेक्टर और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा, ये इसको पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? अपोज कर रहा ना, एंटी पैरेलल बोल सकते अपन। तो हो क्या रहा, उसकी स्पीड कम हो रही, मगर कौन सी स्पीड कम हो रही? ऊपर जाने की। आगे बढ़ने की स्पीड पे कोई फर्क पड़ा था क्या? नहीं। फिर आप उधर गए, है ना। अब जब हॉरिजॉन्टल मतलब पूरा ऊपर पहुंच गए थे तो वर्टिकल वेलोसिटी तो हो चुकी थी 0। जब वो वापस नीचे आया, अब मैं आपसे पूछूंगा ये नीचे आ रहा कि आगे जा रहा, या दोनों काम हो रहे? दोनों काम हो रहे। वो नीचे भी आ रहा, आगे भी जा रहा है ना, क्योंकि यहां से जमीन पर गिर रहा है डायरेक्ट नहीं, थोड़ा आगे जाके गिर रहा हो। तो ये ऑब्जेक्ट अब नीचे जाने के साथ साथ आगे भी जा रहा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, उसको नीचे 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 खींच रहा। तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, मतलब नीचे जाने की रफ्तार, वो बढ़ रही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ा क्या? आगे जाने की स्पीड बढ़ गई क्या? आगे जाने की स्पीड कम हुई क्या? आगे जाने की स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रोजेक्टाइल के शुरू से लेकर आखिर तक आगे जाने की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क सिर्फ किस पे पड़ा? ऊपर जाने की स्पीड पे और नीचे जाने की स्पीड पे। और ऊपर जाने की स्पीड और नीचे जाने की स्पीड दोनों भी ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे हैं? पैरेलल है कि नहीं। तो इसका जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हुआ सिर्फ कहां पर हुआ? वाई एक्सिस पे हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वाई एक्सिस पे था। एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ा क्या? एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। हाँ, अगर हवा का रेजिस्टेंस होता तो अलग बात थी, मगर अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। कहने का मतलब वही हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मान लो कि वेलोसिटी, जैसे कि ये वेलोसिटी देखो, अगर कोई पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, आपने फोर्स उसको इसी तरफ लगाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर कोई पार्टिकल आपका इस तरफ जा रहा है और आपने फोर्स आपने इसको पीछे की तरफ लगाया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मगर कोई पार्टिकल ऐसा जा रहा है और आपने फोर्स उसको इस तरफ लगाए, पार्टिकल ऐसा जा रहा और आपने फोर्स उसको इस तरफ लगाए, एंगल थीटा, तो इसको वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में बांटो। मान लो ये एक्स कंपोनेंट है अभी का, और ये मान लो क्या है? वाई कंपोनेंट है। तो मैं कहूंगा फोर्स सिर्फ अपना असर उसी कंपोनेंट पे दिखाएगा जो उसको पैरेलल है। समझ में आ रही है क्या? फोर्स अपना असर सिर्फ उसी वेलोसिटी के कंपोनेंट पे बताएगा जो उसको पैरेलल है। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको परपेंडिकुलर है उस पर कोई असर नहीं दिखाएगा। वही हाल प्रोजेक्टाइल मोशन में हुआ था। जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंके थे, उसके दो वेलोसिटीज के कंपोनेंट आ चुके थे, एक उसको आगे लेके जा रहा, मतलब सॉरी, वो एक ऊपर लेके जा रहा और एक आगे लेके जा रहा। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ उसी कंपोनेंट पे असर डाल सका था जो उसको कैसा था? पैरेलल था, है ना। वही वेलोसिटी का वेक्टर कंपोनेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स को पैरेलल था। जैसे कि ऊपर जाने वाली वेलोसिटी Vy कम हो गई थी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा था। जैसे जैसे ऊपर जा रही है वो कम होती जा रही थी। जब वो थोड़ा ऊपर पहुंच के नीचे आया तो नीचे आने वाली वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। मगर आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कैसा था? परपेंडिकुलर था। तो वही बात इस स्टेटमेंट ने कहा है कि वो एक वेक्टर लॉ है, डायरेक्शन से रिलेटेड है ना। दिस मीन्स दैट इफ अ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, अगर कोई फोर्स बॉडी को पैरेलल नहीं है बट मेक सम एंगल विथ इट, और वो कोई एक एंगल बनाता है वेलोसिटी के साथ, तो हाँ, इट चेंजेस ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो उसी कंपोनेंट को बदलेगा वेलोसिटी के जो फोर्स की डायरेक्शन में है। एंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फोर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड। और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स को परपेंडिकुलर है उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। आई के बाद समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो दिस इज इट। ये हम लोग ने देखा इसका ये पॉइंट का मीनिंग, सेकंड पॉइंट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते रहते हैं ना इस पे, इसलिए मैंने तो डिटेल में लिया उसको।
बेटा बातें नहीं। तो देखो, हम जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी कर रहे थे, जनरली हम एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल का एग्जांपल ले रहे थे कि एक पार्टिकल इधर जा रहा था, याद है चेंज इन मोमेंटम अपन स्टडी किए थे शुरुआत में। तो एक सिंगल पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं होता कि सेकेंड लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स पे अप्लीकेबल है, वो एक रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी चलेगा। सेकेंड लॉ वहाँ पर भी अप्लीकेबल होता है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को देखना पड़ता है। तो अभी मोटा मोटा ये समझो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक सीधे सीधे सिर्फ पॉइंट पार्टिकल से रिलेटेड नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप एक रिजिड बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर जब आप सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं तो उसमें जब फोर्स की बात करते हैं आप, तो वो फोर्स का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स होता है। इनकी इंटरनल फोर्सेस को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि कुछ गैस है, मतलब एक चैम्बर है, चैम्बर में गैसेस है, गैस पार्टिकल्स है ना, और वो एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं पूरा का पूरा। आपने मान लो वो डब्बे को धक्का मारा जिसकी वजह से पूरा वो एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ने लगे। तो अब मैं बोलूँगा ये जो गैस चैम्बर था वो एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ने लगा, तो मैं बोले भैया यहाँ पर उसका जो भी एक्सेलरेशन अगर निकालना रहा तो मैं क्या करूँगा। तो बोले आपके पास फॉर्मूला क्या है, F = ma। मुझे एक्सेलरेशन पूछा गया है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, F/m, अप्लाइड फोर्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। अब ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, तो ये फोर्स है आपका सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे आपको याद होगा कि उन गैस पार्टिकल्स के बीच में कई सारे फोर्सेस होते हैं, जैसे एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, वो भी था। मगर हमको जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो उसमें इंटरनल फोर्सेस नहीं लेने का है। आप सिर्फ कौन से फोर्सेस लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स जो आप बाहर से अप्लाई करें। उनके बीच वाला इंटरनल फोर्स आप बिल्कुल नहीं लेंगे, है ना। जैसे कि अगर भाई मैं बोलूँगा कि मैग्नेट्स है ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो ये भी क्या माना जाएगा आपका, एक इंटरनल फोर्स। जैसे सामने आपने खेल खेला होगा कि मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल, उसके सामने अपने दूसरा वाला मैग्नेट लेकर आए और उसका भी नॉर्थ पोल तुमने उसके सामने रखे होंगे, है ना, जैसे ये ऐसा, और भगाए भगाए होंगे उसको यूं करके आपने, है कि नहीं। अब उसमें दो फोर्सेस आ गए, एक तो इनका मैग्नेटिक फोर्स और आप एक बाहर से क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो इन दिस सिचुएशन आपको सिर्फ कौन सा कैलकुलेट करना है, एक्सटर्नल फोर्स। आप इनका इंटरनल फोर्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे जब आप सेकंड लॉ मोशन को अप्लाई कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको। तो वही पॉइंट बोल रहा था इसमें कि भैया यहाँ पर ये तो पहली बात कि वो पॉइंट पार्टिकल नहीं, किसी भी रिजिड बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल सब पे लागू है। दूसरी बात, यहाँ पर जब भी आप फोर्स की बात करते हैं तो वो पूरा एक्सटर्नल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्सेस को इसमें आप इंक्लूड नहीं करते। लास्ट पॉइंट,
एक्सेलरेशन इज अ लोकल लॉ। लोकल लॉ का मतलब क्या होगा यहां पे, that is the force vector f at any point in space location of the particle at a certain instant of time is related to the acceleration at that point at that instant। और उसको मोटी मोटी भाषा में बोला जाए तो कि आपका जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वक्त उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण उस वक्त उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता। बोले बात समझी नहीं तो समझो। इमेजिन करो आप एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और वो प्लेन लगातार एक एक्सेलरेटेड मोशन से आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन से आगे बढ़ रहा है। मतलब जब वो बढ़ रहा है तो उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछूंगा प्लेन का एक्सेलरेशन कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है कि नहीं, उसमें मौजूद हर एक चीज भी एक्सेलरेटेड मोशन से आगे बढ़ रही है। अरे भैया अगर मैं बोलूंगा प्लेन की स्पीड बढ़ रही तो तुम उसके अंदर बैठे हुए ना, तो तुम्हारी भी स्पीड बढ़ रही ना। ऐसा तो नहीं है ना तुम पीछे छूट गए और प्लेन आगे निकल गया, ऐसा हुआ क्या? जितनी स्पीड से प्लेन आगे बढ़ रहा तुम उसमें बैठे हुए हैं तो उतनी स्पीड से तुम भी आगे बढ़ रहे है कि नहीं। अब मान लो प्लेन की खिड़की खोल, मान लो रे ऐसा सच में होता नहीं, प्लेन की खिड़की खोल के तुमने कोई सामान नीचे फेंक दिया है कि नहीं, कोई भी सामान जो भी है कुछ भी होगा आपने नीचे फेंक दिया। अब ऐसा है कि जब प्लेन की खिड़की खोले आपके जो हाथ में सामान था, जब तक तुम्हारे हाथ में है, जब तक तुम्हारे हाथ में है, आपका एक्सेलरेशन उस सामान का एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना कि प्लेन का एक्सेलरेशन था। याद रखना प्लेन कौन से मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में। कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। अब जैसे ही मैंने अपने हाथ से इसको छोड़ा है ना, गौर से देखो, जैसे ही मैंने इसको अपने हाथ से छोड़ा और जैसे ही वो नीचे ड्रॉप कर रहा है, अब ध्यान रखो, अब मैं बोलूंगा उस पर कौन से फोर्सेस लग रहे, सिर्फ एक ही लग रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स, हवा के रेजिस्टेंस को इग्नोर करो, है कि नहीं। अब हम ये जानते हैं कि जब मैंने इसको छोड़ा था, जस्ट जब मैंने इसको छोड़ा था उस वक्त मेरा प्लेन कौन से मोशन में था, मैं कौन से मोशन में था, ये जब मेरे हाथ में था ये कौन से मोशन में था, अलोंग एक्स एक्सिस। मगर जैसे ही मैंने छोड़ा तो अब ये अभी भी एक्सीलरेटेड मोशन में है मगर सिर्फ वाई एक्सिस पे, सिर्फ वाई एक्सिस। इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी मगर सिर्फ वाई एक्सिस। थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं इसको। चलो प्लेन मान लो हवा में रुका हुआ है प्लेन, इमेजिन कर लो, है ना, अपन ने झटके से आगे बढ़े, अपन झटके से आगे बढ़े, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ रही है, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ रही है। पहले एक सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी, 100 मीटर पर सेकंड। दूसरे एक सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी, तीसरे एक सेकंड में क्या थी, चौथे एक सेकंड में, और अगले एक सेकंड में, अगले एक सेकंड में क्या होंगी, 600। फिर अगले एक सेकंड में क्या होंगी। जब आपका चौथा सेकंड हुआ था, जब आपका चौथा सेकंड हुआ था, है ना, हमारी स्पीड क्या थी, प्लेन की स्पीड क्या थी, 400 मीटर पर सेकंड। मैं उसमें बैठा हुआ था, मेरी स्पीड क्या थी, 400 मीटर पर सेकंड। मेरे हाथ में कुछ सामान था, उसकी स्पीड क्या थी, 400 मीटर पर सेकंड। आपको मालूम है अगले एक सेकंड में प्लेन की स्पीड क्या होने वाली है, 500 होने वाली है, मेरी भी स्पीड क्या होने वाली है ना। मगर मैंने क्या किया, इसको मैंने छोड़ दिया था, सामान को, इस ऑब्जेक्ट को मैंने उसी चौथे सेकंड में मैंने छोड़ दिया था। अब ये सामान जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट नीचे गिरता है क्या, हाँ नहीं, ये पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके गिरता ना, अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके गिरेगा। हमको मालूम है कि ये पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके गिरेगा, मगर मेरी स्पीड अब बढ़ चुकी है, मैं प्लेन में बैठा हुआ था ना, तो प्लेन की और मेरी स्पीड अब बढ़ चुकी है, कितनी हो चुकी है, 500। मगर ये जो मैंने छोड़ा ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड बढ़ी क्या, नहीं, उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं बढ़ती। अब वो 400 400 400 400 400 400 400 400 400 जमीन पे टकराए तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, 400। अब इसकी स्पीड को, इसके हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को, काहे को बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को कुछ लेना देना नहीं था उसके हिस्ट्री से।
उसको कुछ लेना देना नहीं था कि तो भैया तुम उससे पहले एक्सीलरेटेड मोशन में थे तो थोड़ी देर के बाद तुम अब थोड़ी देर तक और एक्सीलरेटेड मोशन में रहोगे हॉरिजॉन्टली, ऐसा कुछ लेना देना नहीं था। वो सिर्फ उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको एट दैट इंस्टेंट कौन सा फोर्स लगा, है ना। फिर से समझो इस बात को कि जब मैंने उसको छोड़ा, जब तक वो मेरे हाथ में था उसको कौन सा फोर्स लग रहा था, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी था, है ना, मगर मैं उसको नीचे जाने नहीं दे रहा था। जब तक वो मेरे हाथ में था कौन सा फोर्स लग रहा था, अरे कौन सा लग रहा था, हॉरिजॉन्टल फोर्स। उसका एक्सेलरेशन कौन से एक्सिस पे हो रहा था, कौन सा एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो रहा था, है कि नहीं। मैंने चौथे सेकंड पे छोड़ा, इसकी स्पीड कितनी थी, 400 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना, हाँ या ना। जैसी मैंने छोड़ा अब ये आगे जाते जाते गिरेगा, है कि नहीं, आगे जाते जाते गिरेगा। मेरे प्लेन की स्पीड क्या हो गई, और बढ़ गई, 500 हो गई, फिर एक सेकंड के बाद 600 हो गई, 700, 800, है ना। मैं भी बैठा हुआ, मेरी भी स्पीड हो गई थी, मगर इस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने छोड़े उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ते जाएगी क्या, हाँ, हॉरिजॉन्टल स्पीड आप हवा में छोड़ चुके, नीचे जाने की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, मगर हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ेगी क्या, हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ेगी क्या, नहीं ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन फिर कितना रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। अरे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना, 0, हाया ना। अब ये सिर्फ नीचे जा रहा है ना, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी सिर्फ नीचे नहीं, आगे जाते जाते नीचे जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे लग रहा है। तो मैं बोलूंगा जब वो नीचे गिर रहा है, मान लो 5वें सेकंड में, चौथे सेकंड में छोड़ा, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद मेरी स्पीड कितनी थी, 500, 1 सेकंड के बाद मेरी स्पीड कितनी थी, 500, 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, 400, मगर अब उसकी 1 सेकंड के बाद वर्टिकल स्पीड बढ़ चुकी होगी, और अब इसकी 1 सेकंड के बाद वर्टिकल स्पीड हो चुकी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। बोले ऐसा कैसा, अरे भैया उसको नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा ना, है कि नहीं, तो उसका एक्सेलरेशन अब सिर्फ और सिर्फ कौन से एक्सिस पे होगा, वाई, यानी नीचे की तरफ होगा। और वो कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। हर 1 सेकंड में वो स्पीड को कितने से बढ़ाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड से, तो ये नीचे की तरफ लगेगा। तो भैया देखो उससे कोई मतलब नहीं, तो तुम पहले कैसे जा रहे थे, हैं, तुम पहले एक्सेलरेटेड मोशन में थे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आखिरी गिरे तक के तुम ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं। वो डिपेंड करता है सिर्फ उसी बात पर कि उस वक्त मेरा एक्सेलरेशन क्या था, उस वक्त मेरे पर फोर्स कौन सा लग रहा था। अगर उस वक्त मेरे पे फोर्स वाई एक्सिस पे लग रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस पे रहेगा। अगर उस वक्त मेरा फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रहा है तो एक्स एक्सिस पे लगेगा। आई के बात समझ, इसी पॉइंट को बोला गया है लोकल लॉ, है ना, कि भैया वो डिपेंड करता है सिर्फ उसी बात पे कि उसका एक्सेलरेशन उसी बात पे डिपेंड करता है कि उसके फोर्स कौन सा है, कहाँ लगा है, बाकी किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, मॉड्यूल में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लो बेटा। आपको अच्छे से याद होगा कि डेरिवेटिव इज इक्वलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना, और हमें मालूम है मोमेंटम वर्सेस टाइम का डेरिवेटिव, मोमेंटम का टाइम के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, फोर्स। तो मोमेंटम वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ लेता हूँ मैं और उसका स्लोप लेता हूँ तो उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स। और कभी कभार क्या होता है, आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया रहता ग्राफ, ऑल्सो F इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी, आप जानते हैं ये भी एक फॉर्मूला होता है ना। तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, काहे का बेटा, वेलोसिटी, जेई वाले ध्यान रखो खास तौर से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, उसका स्लोप लेंगे और उसका स्लोप को मास से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से बोलता हूँ, ग्राफ काहे का दिया रहेगा, ग्राफ काहे का दिया रहेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, उसका क्या लेंगे, स्लोप, वो मतलब मिल गया, क्या मिल गया आपको, डी वी अपॉन डी टी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास से, तो आपको क्या मिलेगा,
फोर्स, ठीक है ना। ये नहीं लिखे तो चलता, बस ये बताने के लिए ओरली लिख लो। ये हो गया ना। क्या टाइम हो गया? एक बेसिक सा क्वेश्चन, a constant force acting on a body of mass 3 kilogram, ब्लू पेन कहाँ गया रे? सो अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, लगातार एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है एक बॉडी पे जिसका मास 3 किलोग्राम है, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर कितनी हो गई? 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स में। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो मास दिया हुआ है 3 किलोग्राम, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड दिया गया है 3.5 मीटर पर सेकेंड, और ये सब कितनी देर में हुआ? 25 सेकेंड में हुआ। तो वो रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। भैया बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था, मतलब जिस डायरेक्शन वो मूव हो रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा था। तो वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेगा। वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ मास कांस्टेंट है तो V2 माइनस V1 अपॉन टी है, वो डेल्टा V आया था डेल्टा टी। तो F इज इक्वल्स टू M कितना है 3 किलोग्राम और 3.5 माइनस 2 अपॉन टाइम कितना लगा 25 सेकेंड्स। F इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा ये 1.5 अपॉन 25। तो 5 0.3 ज़ा
5 ज़ा, ये कितना हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 0.9/5। वैसे 1/5 कितना होता है, 0.2, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.2, f इज इक्वल्स टू 0.18 न्यूटन। ये f की वैल्यू आ चुकी है। ये वाला पार्ट हो चुका होगा नोट का, नहीं हुआ? फोर्थ हो गया? किसी का फोर्थ बाकी है क्या, बोल दो अभी। हो गया? बाकी है, लिखो जल्दी से। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हुआ? क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम। एक क्रिकेट बॉल है, इसका मास 0.2 किलोग्राम दिया गया है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी रेस्ट पे ला लिया गया था उसको, इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0.4 सेकेंड्स। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। F इज इक्वल्स टू m v2 माइनस v1 अपॉन t। तो F इज इक्वल्स टू m कितना है बेटा आपका 0.2
v2 कितना है 0, माइनस v1 कितना है 20, और कितना है ये 0.4। देखो ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा हो जाएगा, f इजिकल्स टू माइनस 20/2, देखो f इजिकल्स टू माइनस 10 न्यूटन, है ना। यहाँ जो नेगेटिव साइन है इंडिकेट्स फोर्स इज रिटार्डिंग, मतलब जो आपके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। रिटार्डिंग मतलब स्पीड कम करने वाला फोर्स, और स्पीड कम करने वाला फोर्स कैसा होता है, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं आप फोर्स, तो स्पीड कम होती। सॉरी, ये हुआ बेटा, जल्दी करें। ये वाला क्वेश्चन हो गया सभी का, किसी का बाकी है? मैं इरेज करने जा रहा हूं, बाद में बोलना नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल अभी जो लिखा मैंने, ये उस सिचुएशन का है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बट मास चेंज होता है। ऐसा कब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो बट मास चेंज हो रहा होगा? जनरली हमारे नज़र में ऐसे दो केसेस में होते हैं। एक होता है बलून वाला केस, आपने नोटिस किया होगा, उसमें हवा भरते आप और उसको पकड़ के छोड़ देते और फिर वो लहराते हुए इधर उधर भागता हूँ, है कि नहीं?
तो उसमें होता क्या है कि देखो बलून के अंदर क्या है, मास, हवा भरी हुई है। उस हवा का कुछ ना कुछ क्या होगा, सर्टेन मास होगा। जैसे ही आपने छोड़ा तो एट अ कांस्टेंट रेट वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, लगातार आपका बलून में से हवा बाहर निकलती है। अगर बलून में से लगातार हवा बाहर निकलती रहेगी तो बलून का मास क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो इस बार मास कम होने की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है। तो एक फोर्स से हवा बाहर निकलती है, एक फोर्स से हवा बाहर निकलती है। फिर यहां प्रिंसिपल अप्लाई होता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, जो भी आने वाला है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो मैं रोलिंग चेयर पे बैठा हुआ हूं, मैं एक रोलिंग चेयर पे बैठा हुआ हूं और मेरे पास एक भारी भरकम चीज़ है। मैं पैर ऊपर रखता हूँ रोलिंग चेयर पे ऐसा रख बैठ के, मान लो तुम्हारा एक बैग है भारी भरकम, और मैं जोर से उसको ऐसा फेंकता हूँ, क्या होगा, बैग उधर जाएगा, मेरी चेयर भी पीछे जाएगी, है ना, है कि नहीं। तो अब हुआ क्या, मैंने एक्शन दिया, उसका क्या जनरेट हुआ, रिएक्शन हुआ जनरेट यहाँ पे, है ना। आपने ऐसा थ्रो किया और वो पीछे की तरफ में भागा। वही सिचुएशन ये होती, जब हवा एक एक्शन फोर्स से बाहर निकलती है तो उसके रिएक्शन में बलून पीछे आगे, हवा आगे जा रही तो बलून पीछे जाएगा। तो बोले बलून का फोर्स कितना लगेगा, उतना ही लगेगा जितना फोर्स से हवा बाहर निकल रही है ना, उतना ही लगेगा जितने फोर्स से हवा बाहर निकल रही है। अब गौर से सुनो एक बात, हवा की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, हवा की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मगर बलून की वेलोसिटी एक्सेलरेटेड होती है। अरे भाई बलून का मास कम हो गया क्या, नहीं, बलून के अंदर की एयर का मास कम हुआ, बलून के अंदर की एयर का मास कम हुआ। देखो इमेजिन करो, रॉकेट से इमेजिन करो आप, रॉकेट का भी वही हाल होता है। आपने 10th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। 10th स्टैंडर्ड का सबसे आखिरी चैप्टर क्या था, स्पेस मिशन, है ना। उसमें आपने पढ़ा होगा कई सारे टाइप के फ्यूल लगाते, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, ऐसा भरते। अरे कुछ तो पढ़ा होगा ना कभी स्पेस मिशन। देखो इधर, अगर मान ले एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 किलो का तुम्हारा रॉकेट है या सैटेलाइट है, ये पूरा सिस्टम है 10,000 किलो का, तो मुश्किल से तुम्हारा 100 किलो का सैटेलाइट होगा, बाकी पूरा फ्यूल रहता है, इतना भरा हुआ रहता है फ्यूल इसके अंदर। अब होता क्या है कि जब वो अर्थ से लॉन्च होता है ऐसा करके, तो अब होता है यहां से जो जल के निकलता है ना, कंबशन, ये कांस्टेंट रेट से बाहर निकलता है। इसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और लगातार मास कम होते जा रहा है ना। मगर ये रॉकेट का जो मोशन रहता है ना, एक्सेलरेटेड रहता है, क्योंकि रॉकेट का मास तो कैसा है, कांस्टेंट है ना। अंदर फ्यूल जो निकल रहा, फ्यूल का मास क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो फ्यूल जो है अपना मास कम कर रहा है ना, dm/dt, मगर फ्यूल की जलने की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि फोर्स ऑन रॉकेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ फोर्स ऑफ फ्यूल, है ना। फ्यूल का फोर्स कितना है, तो आप लिखेंगे v dm/dt से कैलकुलेट करेंगे, या डेल्टा m अपॉन डेल्टा t से, है ना। और फोर्स ऑन रॉकेट को आप मास इंटू एक्सेलरेशन से कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ऑन रॉकेट को क्या करते हैं आप, मास इंटू एक्सेलरेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एक आध बार ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आए कि भाई पता लगाओ रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या होगा या बलून का एक्सेलरेशन क्या होगा। यहाँ तो फोर्स पूछा हुआ है, आप बोलेंगे बलून का एक्सेलरेशन क्या, आपके दिमाग में घंटी बजेंगी, एक्सेलरेशन वो तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी तो क्या कांस्टेंट है। बेटा किसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हवा की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये जो बलून है तुम्हारा, ये इस तरह से जो बलून है ना, ये इसमें आपने हवा भर के रखे हुए हैं, ये है ना। जैसे ही आपने पकड़ के छोड़े तो हवा एट अ कांस्टेंट रेट यहां से बाहर निकल रही है ना, वेलोसिटी ऑफ एयर, और हवा का मास लगातार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो dm/द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी वजह से ये फोर्स किसका है, एयर का। फिर टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो रिएक्शन फोर्स किस पे देता है, बलून पे, और बलून जाता है आगे, बलून का मास कैसा है, सेम है। तो अब वो एक्सेलरेटेड मोशन में आगे निकलता है। वो बलून जो है ना, एक्सेलरेटेड मोशन में ma के एक्सेलरेशन से वो आगे, a एक्सेलरेशन से आगे निकलता है। तो कभी आपको बलून का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो कुछ करना नहीं है, मास इंटू एक्सेलरेशन को v dm/dt से इक्वेट करना है।
याद रखिए ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये एयर का है, जिसमें से जो बाहर निकल रही है ना एयर, इतने फोर्स से बाहर निकल रही है, और ये जो फॉर्मूला है ये बलून का है ना, फोर्स का फॉर्मूला। तो ये तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। अब इस पर डिपेंडेंट हमारा अगला प्रॉब्लम है। अ बलून हैज अ मास ऑफ 5 ग्राम इन एयर। एक बलून है जिसका मास जो है 5 ग्राम है इन एयर, मतलब वो अंदर की हवा की बात कर रहा है वो। द एयर एस्केप्स एट अ यूनिफॉर्म रेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लगातार रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो आपका नजर, सॉरी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बाहर निकल रही, कितनी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बलून श्रिंक्स कंप्लीटली, माने पूरी हवा बाहर निकल जाती। अच्छा कितनी देर में बाहर निकलती पूरी हवा? 2.5 सेकेंड्स में, है ना, 2.5 सेकेंड में पूरी हवा बाहर निकल गई। तो वो बोल रहा है कि भाई फोर्स कितना लगेगा बलून पर। तो मैं बोलूँगा देखो फोर्स ऑन बलून इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ फोर्स ड्यू टू एयर। हवा का जो फोर्स रहेगा उसके इक्वल और अपोजिट रहेगा। अच्छा हवा का फोर्स क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी था ना वो। अरे फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? एफ इज इक्वल्स टू वी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मास m2 माइनस m1, चेंज इन टाइम को t पकड़ लो, तो माइनस v कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब CGS में चलता अपने को। m2 कितना हो चुका था? 0। m1 कितना था? 5। अच्छा ठीक है, ये सब कितनी देर में हुआ था? 2.5 सेकेंड्स में। तो देखो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2.5, ये 2 यानी कि हो जाएगा 8 डायंस। क्या हो जाएगा बेटा? 8 डायंस। तो फोर्स ऑन बलून कितना लगेगा? 8 डायंस। लिख लो। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब अमजद अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स यानी ऐसा फोर्स जो लगातार स्पीड को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जैसे पिछली बारी से आपको याद आया होगा
कि रिटार्डिंग फोर्स को आप माइनस में लेते हैं, तो रिटार्डिंग फोर्स इज हाउ मच, -50 न्यूटन्स। एक बॉडी पे अप्लाई किया गया है जिसका मास कितना है, 20 किलोग्राम्स। वो पहले ट्रैवल कर रहा था एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, बाद में जाके वो रुक गया। तो कितना टाइम लगेगा उसको रुकने के लिए? तो भैया हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला जो है F इज इक्वल्स टू m v2 माइनस v1 अपॉन t। रिटार्डिंग फोर्स कितना है, -50, मास कितना है बेटा 20, v2 कितना है 0 और माइनस v1 कितना है 15, और ये सब कितनी देर में हो रहा है वो तो निकालना है अपने को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये 0 कटा, ये 0 कटा। t इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय -15, 0 -15 क्या हो जाएगा, -15 अपॉन -5, है ना। -15 अपॉन -5 कितना हो जाएगा, 3। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड्स। अरे मैं चेक कर रहा था रे तुमको, थैंक यू। हो गया इतनी जल्दी बोले, हो गया बोले सर। कौन है वो? हाँ बेटा, आलतू फालतू हरकतें करना नहीं, बाद में मेरे पास आना नहीं पोर्शन रह गया करके। Force of 6 I cap minus 8 J cap 10 K cap Newton produces an acceleration of √2 meter per second square. Calculate the mass of the body. तो फोर्स आपको दिया है इतना 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना दिया गया आपको, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में है मगर एक्सेलरेशन स्केलर फॉर्म में, प्लस एक्सेलरेशन का हमें कोई डायरेक्शन भी पता नहीं कि उसको आई कैप जे कैप कुछ जोड़ सके अपन। तो बोले अब करेंगे क्या, अगर मामला ऐसा है कि इन दोनों में से कोई एक स्केलर फॉर्म में है तो आपको वेक्टर फॉर्म वाले को स्केलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मतलब आपको करना क्या पड़ेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे बेटा, तो √6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। फिर आपको याद आया होगा कि भैया 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 64 प्लस 100, तो ये कुल मिला के हो जाएगा √200, है ना। उसको क्या लिख सकते हैं आप, 100 को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा 10√2 न्यूटन। ये फोर्स आ गया। फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 10√2, एक्सेलरेशन कितना है √2। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि भैया मास कितना होगा फिर 10 किलोग्राम्स। दैट्स द आंसर।